नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए उनके सिलेबस में जो EDD सेकंड बुक पढ़ाई जाती है, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस बुक में जो आपका आंतरिक तार स्थापन का आगणन, ये जो चैप्टर दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आंतरिक तार स्थापन यानी इंटरनल वायरिंग क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताया था कि आंतरिक तार स्थापन करने के लिए मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या व्यवस्था बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी के तहत मैं आपको एनर्जी मीटर के बारे में बताया था, एनर्जी मीटर क्या होता है। उसके बाद एनर्जी मीटर के बाद हमारा लगा होता है मुख्य स्विच यानी मेन स्विच। मेन स्विच के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं, और फिर उसके बाद स्विच बोर्ड बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपका एनर्जी मीटर क्या होता है, मुख्य स्विच यानी मेन स्विच क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, और उसके बाद एक हम लोग स्विच बोर्ड को कैसे बनाते हैं, स्विच बोर्ड का डिज़ाइन कैसे करते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको आंतरिक तार स्थापन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, इंजीनियरिंग रूल के अनुसार हम लोग जब भी किसी भवन, किसी बिल्डिंग, किसी प्लान, किसी बहुमंजिला इमारत या फिर तो किसी कॉलोनी का वायरिंग करते हैं, तो हमारे इंजीनियरिंग रूल के अनुसार कौन से उपकरण, कौन से वैद्युत उपकरण किस जगह पर लगे होने चाहिए, उनकी ज़मीन से ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अभी तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाए जाते हैं, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। इन सभी बातों के बारे में वायरिंग संबंधी नियम होते हैं। इस नियम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया जनरल रूल फॉर वायरिंग, यानी वायरिंग के लिए सामान्य नियम क्या होते हैं, इन बातों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो वायरिंग करने के लिए हमें एनर्जी मीटर कहाँ लगाना चाहिए, हमें एनर्जी मीटर के बाद क्या सिस्टम बनाना चाहिए, उसके बाद क्या व्यवस्था बनानी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस नियम में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से आपको बातें लिखी हुई दिखेंगी, जैसे कि ऊर्जा मापी मुख्य स्विच वितरण बोर्ड से संबंधित नियम, यानी एनर्जी मीटर, मुख्य स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोग किन किन जगहों पर लगाएंगे और इनका सीक्वेंस क्रम क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में नियम होता है जो कि आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। दोस्तों, परिपथ क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद तार स्थापन से संबंधित नियम। तार स्थापन यानी जो भी हम लोग वायरिंग करते हैं, इससे संबंधित क्या नियम होते हैं। हम लोग जब भी वायरिंग करते हैं, तार को स्थापित करते हैं, तो उसकी ज़मीन से कितना हाइट होनी चाहिए, सीलिंग से छोड़कर उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें तार स्थापन संबंधी नियम पढ़ना है। अभी तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जैसे तार स्थापन संबंधी नियम में हम लोग प्रकाश पंखा परिपथ के लिए किस साइज़ का तार लेते हैं, या हम लोग कहें कि पावर परिपथ के लिए हम लोग किस साइज़ का तार लेते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग तार स्थापन संबंधी नियम में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश पंखा, स्विच व स्विच बोर्ड से संबंधित नियम क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जैसा कि आपको नीचे दिख जाएगा, रसोई घर, स्नान घर व शयन कक्ष से संबंधित नियम, यानी रसोई घर में जहाँ पर आपका किचन होता है, किचन में आप जो है लाइट किस दिशा में लगा सकते हैं कि किचन का काम जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर शैडो ना आए। इससे संबंधित जो भी नियम होते हैं वह आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम। सॉकेट आउटलेट संबंधित जो भी, यानी आपका 3 पिन सॉकेट हो चाहे 5 पिन सॉकेट हो,
या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि चाहे हमारा 5 एम्पीयर का सॉकेट हो या 15 एम्पीयर का सॉकेट हो, इससे संबंधित क्या हमारे नियम होते हैं, ये नियम आपको बताया गया है। उससे संबंधित उसके बाद जो है वाहक नली के उपयोग संबंधी नियम। दोस्तों इन सभी नियम में इम्पॉर्टेंट होता है वाहक नली। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये वाहक नली क्या होती है। वाहक नली आप देखे होंगे आपके घर पर यूज की जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब लोग हम अपने घर पर वायरिंग कराते हैं या खुद करते हैं तो तार को किसी पाइप के द्वारा, किसी नली के द्वारा लेकर जाते हैं। उसी नली को हम लोग वाहक नली कहते हैं या कंड्यूट पाइप कहते हैं। यह वाहक नली कई प्रकार की होती हैं, कई साइज़ों में मिलती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब वाहक नली से संबंधित नियम पढ़ाऊंगा तो कितने वोल्ट के लिए हम लोग कितने माप का वाहक नली या कंड्यूट पाइप का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको इंजीनियरिंग रूल के अनुसार हम लोग वायरिंग करने, जब भी वायरिंग करते हैं तो उसके लिए क्या नियम है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऊर्जा मापी मुख्य स्विच इन वितरण बोर्ड से संबंधित नियम। तो आइए देखते हैं यह ऊर्जा मापी और मुख्य स्विच वितरण बोर्ड से संबंधित नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि जो ऊर्जा मापी होता है, एनर्जी मीटर होता है, सबसे पहले जो भी हमारा जहां पर भी वायरिंग करना है उस जगह पर जो हमारी सप्लाई आती है, हमारे घर के पास में जो पोल बने होते हैं, जो खंभे बने होते हैं, इस खंभे से जो हमारी सप्लाई आती है वो हमारे एनर्जी मीटर तक आती है। एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी तक आती है। इस ऊर्जा मापी के बाद हम लोग स्थापित करते हैं मुख्य स्विच। यहाँ पर मुख्य स्विच स्थापित करते हैं। इस मुख्य स्विच के तुरंत बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते और हमें अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी स्थापना करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपना काम करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताया कि एनर्जी मीटर क्या होता है, कैसे बना होता है, इसका काम क्या होता है। तो यह जो आपको जनरल रूल फॉर वायरिंग में आपको बस इतना पढ़ना है कि जो भी एनर्जी मीटर हम लोग स्थापित करते हैं अपने घर पर, यह एनर्जी मीटर किस जगह पर, किस स्थान पर होनी चाहिए, ताकि हम जो भी कंज्यूमर है उसको आसानी से रीडिंग दिख सके, वह आसानी से रीडिंग पढ़ सके। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एनर्जी मीटर हम लोग स्थापित करते हैं, जो आपका एनर्जी मीटर है, इसको जो हम स्थापित करते हैं, इसका जो हाइट होता है, इसका हाइट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो एनर्जी मीटर है उसको हम लोग ज़मीन से कितनी हाइट पर स्थापित करें। तो यह नियम के अनुसार यह हाइट आपकी 1.25 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग एनर्जी मीटर को स्थापित करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम एनर्जी मीटर लगाते हैं या जो एनर्जी मीटर स्थापित करते हैं उसकी ज़मीन से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। यह हमारा रूल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप रूल के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो एनर्जी मीटर की जो हाइट होती है ज़मीन से वह 1.5 मीटर होती है, परंतु यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इस हाइट में कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हमारा मेन स्विच होता है। एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हमारा मेन स्विच होता है। दोस्तों यह मेन स्विच क्या होता है मैं आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। इस मेन स्विच के द्वारा हम लोग आगे की जितनी सप्लाई होती है उसको काट देते हैं, या मेन स्विच के द्वारा हम लोग आगे जाने वाली सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह एनर्जी मीटर के जस्ट तुरंत बाद हम लोग, यानी अगर नियम के अनुसार अगर मैं बताऊं तो 0.5 मीटर, आधा मीटर की दूरी पर हम लोग मेन स्विच को स्थापित करते हैं। यह मेन स्विच की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए, यह मेन स्विच की भी ऊंचाई हमारी ज़मीन से 1.5 मीटर ही रखी जाती है। यह नियम कहता है कि जो मेन स्विच लगाया जाता है उसकी ज़मीन से हाइट 1.5 मीटर होती है, और मेन स्विच के बाद तुरंत ही 0.5 मीटर पर हम लोग बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं मेन स्विच के बाद।
तो अब दोस्तों यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हम लोग बनाते हैं, यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे जो भी हमारी सप्लाई जाती है उसको हम लोग परिपथ कहते हैं। और मैं परिपथ क्या होता है एक बार फिर बताना चाहूँगा कि एक न्यूट्रल और एक फेज़ जहाँ पर भी आपको मिले इसी को हम लोग कहते हैं परिपथ। मैंने एक ऐसा रास्ता जिससे होकर वोल्टेज या करंट हमारी फ्लो करती है या विद्युत धारा बहती है, यह हमारा परिपथ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आगे सर्किट गई होगी या जो भी परिपथ गया होगा, इस परिपथ पर हमारे लोड लगाए जाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग उप परिपथ यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बनाते हैं। तो यह समानता कुछ नियम होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। ऊर्जा मापी से संबंधित नियम, मुख्य स्विच से संबंधित नियम, वितरण बोर्ड से संबंधित नियम, परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम, परिपथ व्यवस्था से संबंधी नियम। तो दोस्तों यह परिपथ आपको समझ में आ गया होगा कि परिपथ क्या होता है और इससे संबंधित नियम क्या होते हैं, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये परिपथ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जहाँ फेज वायर गया होता है और जहाँ न्यूट्रल वायर गया होता है, इन दोनों के समूह को हम लोग परिपथ कहते हैं। इसी के माध्यम से हमारी करंट बहती है। और एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी करंट बहती है उसके लिए एक क्लोज रास्ता होना चाहिए, एक क्लोज पथ होना चाहिए। तो हमेशा आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि करंट जिस रास्ते से जाती है उस पर कभी दोबारा वापस नहीं आती है। अगर हम कहें कि करंट अगर इस P वाले फेज से जा रही है तो इसको वापस आने के लिए यहाँ पर अगर आपने कोई लोड लगाया है, ये लोड लगाया है, इस लोड के थ्रू हमारा न्यूट्रल के द्वारा हमारी करंट वापस आएगी। तो एक पूरा रास्ता बन रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, इसी को हम लोग परिपथ कहते हैं। तो अब ये एक परिपथ है, इस पर कितना लोड लगाया जाना है, इसी से संबंधित आपको नियम पढ़ना है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर हमारा परिपथ लाइट फैन सर्किट के लिए है, यानी प्रकाश पंखा परिपथ के लिए हमारा सर्किट डिजाइन किया गया है, तो एक प्रकाश पंखा परिपथ पर हम लोग कितना लोड दे सकते हैं और कितना पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रकाश पंखा परिपथ पर हम लोग 800 वाट से अधिक का लोड नहीं कनेक्ट कर सकते, ध्यान दीजिए इस बात को। और 10 पॉइंट से अधिक हम लोग नहीं बना सकते। दोस्तों ये पॉइंट क्या होता है मैं कल आपको समझाया था। पॉइंट क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे विद्युत बिंदु होते हैं या हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं वह एज ए पॉइंट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा बल्ब है, जैसे हमारा पंखा है, जैसे हमारा कूलर है, ये हमारे पॉइंट की तरह काम करते हैं। जैसे हम अगर किसी घर में या किसी रूम में हमको प्रकाश की व्यवस्था करना है और उसमें हमने 2 बल्ब लगाया तो 2 बल्ब 2 पॉइंट की तरह काम करेंगे। अगर हम उस रूम में अगर हम 2 फैन भी लगा दिए तो 2 फैन 2 पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो जितने हमारे बल्ब होते हैं और जितने हमारे फ़ैन होते हैं, अपितु जो हमारा सॉकेट होता है 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का, ये भी हमारे पॉइंट की तरह काम करते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पॉइंट क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इस फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर ये कोई कमरा है, इस कमरे में मान लीजिए ये बल्ब लगाया गया, ये बल्ब लगाया गया, ये बल्ब लगाया गया, यहाँ पर बल्ब लगाया गया, यहाँ पर बल्ब लगाया गया, ये बल्ब है। उसके बाद यहाँ पर आप बल्ब फैन लगाए हैं, तो यानी इसकी संख्या अगर आप गिन के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पर 8 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो ये जो लोड हैं बल्ब के रूप में, फ़ैन के रूप में
या सॉकेट आउटलेट जो लगाए जाते हैं उस पर भी बाहर से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, ये भी पॉइंट के रूप में ही गणना किए जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे प्रकाश पंखा संबंधी नियम होते हैं उससे हमारे उस परिपथ पर 800 वाट तथा 10 से अधिक पॉइंट नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये 800 वाट ही हम लोग क्यों लगा सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी हमारी लाइट फैन से संबंधित नियम होते हैं, जो हमारे प्रकाश पंखा संबंधी नियम होते हैं, इसमें जो हम लोग वायर यूज करते हैं, एक इस वायर का अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 1.5 mm स्क्वायर अगर हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर ले रहे हैं तो बच्चे ये जो 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर है यह 5 एम्पियर तक की करंट को वहन कर सकता है। बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि ये जो 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर है यह 5 एम्पियर तक की करंट को वहन करने के लिए सक्षम होता है। अगर करंट का मान 5 एम्पियर से अधिक हो तो यह हमारा कंडक्टर गर्म होने लगेगा और हीट होकर पिघल सकता है और हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये साइज होता, अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो ये 1.5 mm का जो एल्युमिनियम कंडक्टर है ये किसके लिए होता है, किस चीज़ के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं? यह लाइट फैन सर्किट के लिए होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो 2.5 mm स्क्वायर का अगर हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर लें तो यह हमारा पावर परिपथ के लिए होता है। यह हमारा पावर परिपथ के लिए होता है। तो पावर परिपथ दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर परिपथ क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि आपके घर पर फ्रिज लगी होगी, कूलर लगा होगा, एसी लगा होगा, गीज़र लगा होगा। इस तरह के जो डोमेस्टिक लोड होते हैं, इस लोड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग अलग से परिपथ का डिज़ाइन करते हैं। इसी को हम लोग पावर परिपथ कहते हैं। इसके लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं वह 2.5 mm स्क्वायर का, जो अगर हम एल्युमिनियम कंडक्टर ले रहे हैं तो 2.5 mm स्क्वायर से कम साइज़ का नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर मैं आपको जैसा बताया कि अगर हमारा कंडक्टर 1.5 mm स्क्वायर का है एल्युमिनियम कंडक्टर, तो यह 5 एम्पियर तक की करंट को वहन कर सकता है आसानी से, 5 एम्पियर तक की करंट को वहन कर सकता है। अगर वहीं पर 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर है तो यह 15 एम्पियर तक की करंट को आसानी से वहन कर सकता है। तो दोस्तों यह 5 एम्पियर की करंट वहन करने के लिए हम लोग एक परिपथ पर 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगाते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे घर के जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज होती है वह लगभग में 200 वोल्ट या 220 वोल्ट होती है। अगर हम अपने घर का लोड 800 वाट ले लें, अगर हम अपने घर का लोड 800 वाट ले लें तो अगर हम लोग इसमें करंट की गणना करें या करंट का मान निकालें तो आप जानते हैं कि I बराबर V/R होता है। हम लोग पावर फैक्टर की गणना नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को 200 वोल्टेज माने और तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं करंट का मान P/V। पावर हमारा 800 वाट है और सप्लाई वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर आप करंट की गणना करें तो करंट हमारे 4 एम्पियर आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर 800 वाट अगर हम एक परिपथ पर दिए हैं तो उस परिपथ में अधिकतम करंट हमारे 4 एम्पियर आ रही है और हमने कंडक्टर यूज किया है 5 एम्पियर तक के लिए। तो इसलिए 800 वाट से अधिक का हम लोड नहीं लगाते हैं और 10 पॉइंट से अधिक नहीं बनाते हैं। ये तो हमारा लाइट फैन सर्किट के लिए है। अगर हम पावर परिपथ की बात करें तो एक पावर परिपथ पर 3000 वाट और 2 से अधिक पॉइंट नहीं बनाते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, किसी भी पावर परिपथ पर 3000 वाट से अधिक का लोड और 2 से अधिक पॉइंट नहीं बनाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पावर परिपथ में जो भी हमारे सॉकेट लगाए जाते हैं वो 15 एम्पियर से कम नहीं होता है। अगर हम
एक सॉकेट आउटलेट पर अगर हम 1500 वाट का कोई हीटर लगा दें, कोई गीज़र लगा दें, तो दूसरे पर भी हम उतना अगर लगा दे रहे हैं तो हमारा 3000 वाट उस परिपथ पर हो जाएगा। इसलिए 3000 वाट से अधिक का लोड और 2 से अधिक पॉइंट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि परिपथ व्यवस्था संबंधी क्या नियम होते हैं यह आपको समझ में आया होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूँगा कि परिपथ क्या होता है। परिपथ एक ऐसा पथ, एक रास्ता होता है जिस पर हमारी वोल्टेज या करंट प्रवाहित होती है, इसी को हम लोग परिपथ कहते हैं। अब ये परिपथ जो होता है हमारा ये परिपथ जो होता है ये हमारा लाइट फैन सर्किट के लिए हो सकता है, लाइट फैन सर्किट के लिए हो सकता है, या हमारा पावर परिपथ हो सकता है, पावर सर्किट के लिए हो सकता है। तो लाइट फैन जो हमारे परिपथ बनाए जाते हैं, इस पर बल्ब लगा सकते हैं हम लोग, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, फ़ैन लगा सकते हैं। और जो हमारा पावर परिपथ बनाते हैं हम लोग, पावर परिपथ जो डिज़ाइन करते हैं, इस पर हम लोग फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन सब सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। तो अब मैंने बताया कि लाइट फैन सर्किट के लिए हम लोग जो अगर हम एल्युमिनियम कंडक्टर लेते हैं तो एल्युमिनियम कंडक्टर 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर 15 एम्पियर तक की करंट को आसानी से 5 एम्पियर तक की करंट को आसानी से वहन कर सकता है। अगर वहीं पर हम लोग 2.5 mm का अगर एल्युमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ये 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर 15 एम्पियर तक की करंट को आसानी से वहन कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक लाइट फैन सर्किट पर 800 वाट और 10 से अधिक पॉइंट नहीं बनाते हैं, और अगर हमारा परिपथ पावर सर्किट के लिए बनाया गया है तो इस पर 3000 वाट और 2 से अधिक पॉइंट नहीं बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे तार स्थापन से संबंधित जो भी नियम होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि तार को स्थापित करने के लिए हमारे क्या क्या नियम हैं, इसके लिए हमें किस नियम को फॉलो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं तार स्थापन से संबंधित नियम। तार स्थापन से संबंधी नियम। दोस्तों तार क्या होता है, वायर क्या होता है, आप भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि आपके घर पर जो भी विद्युत सप्लाई आ रही है वह तार या वायर या कंडक्टर के ही माध्यम से आ रही है। यह तार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तार एल्युमिनियम का हो सकता है, तार कॉपर का हो सकता है। तो ये जो तार हम लोग स्थापित करते हैं अपने घर पर वायरिंग के रूप में, इसके लिए भी एक विशेष नियम है। यह तार का ज़मीन से हाइट कितना होना चाहिए, कितने दूरी पर हम लोग जो हम कंडक्ट पाइप के माध्यम से तार लेकर जाते हैं, तार को अगर हम कंडक्ट पाइप के अंदर लेकर गए हैं तो कंडक्ट पाइप को दीवार पर लगाने के लिए जो हम लोग दोस्तों ये तार स्थापन से संबंधित नियम क्या होते हैं इसको हमें पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको जो है। तो ये तार को स्थापित करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंडक्ट पाइप की। ये कंडक्ट पाइप अलग अलग साइज़ में, अलग अलग माप के, अलग अलग शेप और आकार में आते हैं। मार्केट में अगर आपको जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा आप खरीद सकते हैं, वैसा आप परचेज कर सकते हैं। तो ये तार को दीवार पर लगाने के लिए या तो दीवार के अंदर हम लोग तार को लेकर जा सकते हैं कंडक्ट पाइप की सहायता से, या दीवार के सरफेस पर लेकर जा सकते हैं। तो ये दीवार पर हम लोग ये कंडक्ट पाइप है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कंडक्ट पाइप है। इस कंडक्ट पाइप के अंदर हमको तार को लेकर जाना है। अब इस तार को स्थापित करने के लिए अगर ये कंडक्ट पाइप जो है ज़मीन से, यह मान लीजिए सीलिंग है 4 मीटर पर,
यह ज़मीन से आपका जो छत है वह 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस कंडक्ट पाइप को हम लोग सीलिंग से 0.5 मीटर छोड़कर 0.5 मीटर छोड़कर क्षैतिज रन में लेकर जाते हैं। ध्यान देंगे आप जो है 0.5 मीटर छोड़कर क्षैतिज रन, ये आपका क्षैतिज रन कंडक्ट पाइप जो होती है यह 4 मीटर तक की हाइट के लिए हम लोग 0.5 मीटर नीचे लेकर जाते हैं। और इसी कंडक्ट पाइप के अंदर हमारा वायर होता है। तो ये जो वायर हम लोग इसमें चालक तार यूज करते हैं, यह हमारा कापर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो अगर हम लोग एल्युमिनियम का कापर कंडक्टर यूज कर रहे हैं या कापर तार यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारा यहाँ पर कंडक्टर है लाइट फैन सर्किट के लिए, इसमें अगर हम चालक तार लेकर जा रहे हैं तो उसका जो साइज होता है 1.5 mm² होता है। यह 5 mm², यह साइज किसके लिए होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए होता है। और जो 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर होता है यह 5 एम्पियर तक की करंट को आसानी से वहन कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में देंगे। यह तार स्थापन से संबंधित नियम है। जानकारी के लिए मैं आपको और चीज़ें बता दूं कि जो हमारी ये कंड्यूट पाइप है, अगर कंड्यूट पाइप ऊर्ध्वाधर स्थिति में है तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस कंड्यूट पाइप को दीवार पर लगाने के लिए जो हम लोग क्लिप का प्रयोग करते हैं वह 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। क्लिप का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह 10-10 सेंटीमीटर पर लगाया जाना चाहिए। और यह क्षैतिज अगर स्थिति में गया है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में गया है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्लिप का साइज जो है वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। यह हमारा नियम कहता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है तार स्थापन से संबंधित नियम में। अगर यह क्षैतिज है तो क्षैतिज में 10-10 सेंटीमीटर पर, और ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर में 15-15 सेंटीमीटर पर हम लोग क्लिप को लगाते हैं। उसके बाद यह तार स्थापन से संबंधित और कुछ इसमें विशेष बात नहीं होती है। यह तार किस साइज का होना चाहिए यह आपके घर के लोड पर डिपेंड करता है। आपके घर का जैसा लोड होगा उस साइज़ का हम लोग वायर कंडक्टर यूज करते हैं वायरिंग के लिए। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम क्या होते हैं। जो हम सॉकेट लगाते हैं वो किन किन जगहों पर लगा होना चाहिए और उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए। तो सॉकेट आप जानते हैं, सॉकेट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। सॉकेट अपने घर पर हमारे स्विच बोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। इस सॉकेट की सहायता से हम लोग बाहर से लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यह सॉकेट 5 एम्पेयर के हो सकते हैं या 15 एम्पेयर के हो सकते हैं। अगर 5 एम्पेयर का सॉकेट है तो उसका प्रयोग हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए या टेबल लैंप के लिए, टेबल फैन के लिए या किसी पंखे के लिए हम लोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा 15 एम्पेयर का सॉकेट प्रयोग किया गया है तो 15 एम्पेयर के सॉकेट के लिए हम लोग कूलर के लिए, फ्रिज के लिए, हीटर के लिए कर सकते हैं। तो ये सॉकेट किन किन जगहों पर लगा होना चाहिए यह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप अगर किसी कमरे में आपका किचन है तो उसमें सॉकेट लगा होना चाहिए। अगर आपका सोने का कमरा है तो उसमें सॉकेट लगा होना चाहिए। अगर आपका कोई हॉल है तो उसमें सॉकेट लगा होना चाहिए। आपको जैसे ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आप सॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सॉकेट संबंधी नियम है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपका सॉकेट संबंधी नियम के बाद आपको प्रकाश पंखा संबंधी नियम जानना है। यह प्रकाश पंखा संबंधी जो नियम होते हैं यह क्या कहते हैं कि जो भी हम अपने घर पर लाइट फैन लगाते हैं इनकी ज़मीन से ऊंचाई कितना होनी चाहिए। जैसे कि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो भी हमारे लाइट होते हैं, जैसे हमारा ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब है, अगर जब तक कोई और आवश्यकता न हो हम लोग जो हमारी लाइट होती हैं, जो बल्ब होते हैं,
इनकी ज़मीन से ऊंचाई करीब 2.5 मीटर लेते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि जो हम लोग बल्ब का प्रयोग करते हैं, ये जो बल्ब होता है, इंजीनियरिंग रूल के हिसाब से इसकी जो हाइट होनी चाहिए 2.5 मीटर होती है। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर फ़ैन का प्रयोग किए हैं तो फ़ैन की जो ज़मीन से हाइट होती है वह 2.55 मीटर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम लाइट फैन सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं या लगा रहे हैं, इसकी ज़मीन से हाइट कितना होनी चाहिए। बाकी ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इस साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी नियम है, नियम आपको पढ़ना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ नियम है तार स्थापन से संबंधित, जो है वायरिंग से संबंधित कुछ नियम है। जैसे मैंने आपको बताया ऊर्जा मापी से संबंधित नियम, मुख्य स्विच से संबंधित नियम या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर जो हम लोग स्थापित करते हैं वह ऐसे स्थान पर होना चाहिए ताकि उस पर कोई वायुमंडल का कुप्रभाव न हो, जैसे आंधी तूफान वर्षा का कोई हमारे एनर्जी मीटर पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। और एनर्जी मीटर ऐसे जगह पर होना चाहिए कि कंज्यूमर बड़ी आसानी से रीडिंग को देख सके और इस रीडिंग को लेने के बाद जो है हम लोग जो भी हमारा बिल आता है उसका हम भुगतान कर सकें। बाकी एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हम लोग मेन स्विच स्थापित करते हैं। मेन स्विच का प्रयोग सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये मेन स्विच जो होता है वो हम अपने घर के लोड के हिसाब से स्थापित करते हैं। हमारे घर का जैसा लोड हो उससे कुछ अधिक मान के हम लोग मेन स्विच का निर्धारण करते हैं, मेन स्विच को स्थापित करते हैं और मेन स्विच के बाद जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं। तो ये नियम पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रकाश पंखा पद पर जो संबंधी नियम होते हैं इसके बारे में बताया था कि एक लाइट फैन सर्किट पर कितने हम लोग लोड लगा सकते हैं। अगर हमारा लाइट फैन सर्किट है तो उस पर 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगा सकते और 10 से अधिक पॉइंट नहीं बना सकते। उसी प्रकार से अगर हमारा पावर परिपथ है इस पर 3000 वाट से अधिक का लोड और 2 से अधिक पॉइंट हम लोग नहीं बना सकते। इसके बाद जो है मैं आपको तार स्थापन से संबंधित कुछ नियम बताया था कि जो भी हम लोग तार स्थापित करते हैं, वायरिंग के लिए तार लगाते हैं, इसको हम लोग कंड्यूट पाइप के अंदर लेकर जाते हैं। अगर ये कंड्यूट पाइप अलग अलग माप की मार्केट में आपको मिलती है, इस कंड्यूट पाइप के अंदर अगर हम एल्युमिनियम कंडक्टर ले रहे हैं तो अगर 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर लेते हैं तो ये 5 एम्पीयर तक की करंट के लिए एलिजिबल होता है, जो कि लाइट फैन सर्किट के लिए यूज होता है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो 2.5 mm स्क्वायर का हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर लें तो यह हमारा 15 एम्पीयर तक की करंट के लिए वैलिड होता है और यह हमारे पावर परिपथ में यूज होता है। तो इन सभी बातों के बारे में आपको मैं बता दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। बाकी अगर कोई चीज़ आपको न समझ में आए तो भी आप बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाकी वीडियो लेक्चर देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या होम किया भैया ना ठीक है ना सही है।